सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी आज की खास चर्चा जो है तो एससीएल क्षेत्र में चल रहे कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो कि नियम निर्देश के अनुसार बिल्कुल भी नहीं होता है, और ख़ास तौर पर जहां अगर प्रमोशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक मसला हमारे सामने आया जिस पे एससीएल जमुना कोतमा क्षेत्र में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पर यह देखा जा रहा है कि व्यक्ति एक और पोस्ट दो, तो यह कैसे संभव है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति दो पोस्ट पर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी उतनी ही है, सब कुछ उतना ही है, और वो दो लोगों की जगह पर एक अकेला व्यक्ति बैठा होगा। ऐसे कुछ जो है तो मामले हमारे सामने आए हैं। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयाज भाई और यहाँ पर लालमन सिंह जी हैं। तो चलिए इनसे इस विषय पर जो है तो चर्चा करते हैं कि आखिर माजरा है क्या। लालमन जी, अभी जो बीच में जो मामला उठा हुआ है ख़ास तौर पर प्रमोशन को लेकर के, इसका माजरा क्या है आखिर और क्या सिस्टम चल रहा है इस पर? पदोन्नति के विषय में अभी जो है यहाँ की स्थानीय प्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र की एक इनका जो आदेश जारी हुआ है कि माननीय सरदार ग्रेड सी से ओवरमैन ग्रेड बी में जो जिनकी पदोन्नति करना है उनके लिए इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है। और घोषणा पत्र ये है कि हम भविष्य में भी किसी भी तरह का कोई दावा आपत्ति नहीं करेंगे, और हम प्रबंधन हमको अगर चाहती है तो ओवरमैन का काम दे, अगर उसके पास जगह है तो सरदार का काम कराए। तो दबाव इसी बात के लिए कि आप ओवरमैन होते हुए भी सरदार का काम करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो आदेश प्रबंधन के द्वारा निकाला गया है ये बिल्कुल सरासर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी है, मजदूरों के नैतिक अधिकारों का हनन है। क्योंकि ऐसा कोई आदेश एससीएल कंपनी या किसी भी एजेंडे में कुल मिलाकर किसी भी मतलब है उसमें जो है एससीएल कंपनी या अपना कोल इंडिया से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप घोषणा पत्र लेने के बाद पदोन्नत देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जमुना कोतमा क्षेत्र की प्रबंधन मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर इस तरह का दबाव डाल करके उनसे घोषणा पत्र ले रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमुना कोतमा क्षेत्र का श्रमिक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना से कार्य करता है। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ओवरमैन ग्रेड ए में हैं और आज भी वो मानिक सरदार और साठ फायरी का काम कर रहे हैं बिना घोषणा पत्र के। जब बिना घोषणा पत्र के ही हमारे श्रमिक साथी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो फिर ये नया आदेश कैसे प्रबंधन किस उद्देश्य से जारी कर रही है, ये भी समझ से परे है। प्रबंधन की क्या मानसिकता है, प्रबंधन क्या चाहती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं जिस माइंस में बिलोंग करता हूँ, बरतराई यूजी माइंस में, यूजी माइंस में अभी भी हमारे यहाँ ग्रेड ए ग्रेड बी के जो ओवरमैन हैं वो सभी मानिक सरदार और साठ फायरी का काम करते आ रहे हैं। उनके द्वारा आज तक किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, जबकि प्रबंधन की इस कार्यशैली से उनका जो है उनको आर्थिक क्षति हो रही है। लेकिन अपनी आर्थिक क्षति को सहन करते हुए कंपनी के काम में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं किए और आज हंसी खुशी से करते आ रहे हैं। जब करते आ रहे थे तो ये इनका तुगलकी फरमान जो जारी हुआ कि घोषणा पत्र देंगे तभी हम पदोन्नत करेंगे, ये बिल्कुल सरासर अनैतिक है। मजदूरों के ऊपर अनैतिक दबाव है। एसकेएम सेटक जमुना कोतमा क्षेत्र इसकी कड़े शब्दों से निंदा करती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रबंधन अगर इस तरह के ज़बरदस्ती का आदेश मजदूरों के ऊपर थोपने का प्रयास करेगी तो एटक इसके लिए संघर्ष करेगा और मजदूरों को ऐसी दमनकारी नीतियों से छुटकारा दिलाएगा। यार जी, आपका क्या मानना है इस मामले में? विश्वकर्मा जी, मेरा ये कहना है कि मैं आवाडार ओसीएम में माइनिंग सरदार के पद पे पदस्थ हूँ और मैं भी ओवरमैन का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। और जितने भी माइनिंग के साथी हैं सब मेरे भाई हैं, सब मेरे पहचान के हैं। सारे लोग जो जितने भी लोग हैं भाई,
क्या होता है कि हमारा जो प्रमोशन होता है, अभी हम माइनिंग सरदार हैं, जो भी एग्ज़ाम पास कर लेता है वो ओवरमैन बन जाता है। ओवरमैन के बाद अंडर मैनेजर का एग्ज़ाम होता है, फिर मैनेजर का एग्ज़ाम होता है। तो अब क्या मैनेजर है तो वो क्या जनरल मजदूर का काम करेगा? एक क्राइटेरिया है काम का हर किसी व्यक्ति का। तो अब ओवरमैन का प्रमोशन करना है तो प्रबंधन ने एक घोषणा पत्र निकाला है कि आप उसमें लिख के दीजिए कि हम ओवरमैन बनने के बाद भी माइनिंग सरदार और शार्ट फायरर जो दगानी करवाते हैं, शार्ट फायरर का काम भविष्य में निरंतर करते रहेंगे। यदि हम ना ही करते हैं, यदि हम उस काम करने के लिए ना ही करते हैं तो हमें हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो ये जो सिस्टम लागू हो रहा है, मतलब ये लागू करना चाह रहे हैं घोषणा पत्र का खास तौर पर कि तो भाई यहाँ पर तो दो तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। एक तो पहला कि अगर एक व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि प्रमोशन को लेकर के आप लोगों ने एग्ज़ाम भी सर्टिफाइड किया वहाँ पर आपने, है ना, और एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आप लोग जो है तो सामने आ रहे हैं और मैनेजर की पोस्ट या फिर किसी भी उसमें, तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो पीछे की एक सीट खाली हो जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पर कुल मिलाकर के ये बात अब हो रही है कि रिक्ति पूर्ति नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि एक ही व्यक्ति से दो तरह का कार्य कराया जाना है, कुल ऐसा है। देखिए, ये हायर मैनेजमेंट की नीति है कि कैसे करके मजदूरों को, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाए। जबकि हर साल कंपनी में मेन पावर बजट आता है, सेंक्शन आता है कि इतने लोगों की पदोन्नति करनी है। अभी लगभग 22 लोगों की ओवरमैन में पदोन्नति करनी है। 10 तो मेन पावर बजट आया था और 10 लोग जो ओवरमैन रिजल्टेंट माइनिंग से बी से सी गए हैं तो वो 10 और खाली हुई पोस्ट, तो कुल टोटल 22 पोस्ट हैं जिसमें 22 लोगों को प्रमोशन देना है। अब 22 लोगों को प्रमोशन देना है तो इनका कहना है प्रबंधन का कि हमारे पास माइनिंग सरदार नहीं है। अरे माइनिंग सरदार नहीं है तो आप भाई भर्ती कीजिए, सीएमडी को, कोल इंडिया चेयरमैन को, मोदी सरकार को लिख के दीजिए कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम काम करने में या कराने में असमर्थ हैं। लेकिन आप व्यक्ति का हनन क्यों कर रहे हैं, एक बाउंड जैसा भरवा रहे हैं? ये तो मतलब मैं लाल झंडा का सिपाही हूँ और लाल झंडा तो ऐसे कृत्य की निंदा हमेशा से करता आया और करता रहेगा, और इसके लिए आगे चल के हम आंदोलन भी करेंगे। जिस स्तर तक हमको जाना होगा हम जाएंगे, क्योंकि हम मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी होते देख नहीं सकते। हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। कुल मिलाकर प्रबंधन जो है तो आज पढ़े लिखे बच्चे को भी वहीं ले जाकर के खड़ा कर दे रहा है जहाँ पर एक अशिक्षित मजदूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मंशा तो इस सरकार की भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस सरकार का कि दवाइयाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा महंगी की जा रही हैं और दारू सस्ती की जा रही हैं। तो ये किस ओर देश जा रहा है? कोरोना के चलते वैसे 2 साल शिक्षा लोगों की हुई नहीं। जो बच्चा जिस बच्चे की नींव ही कमज़ोर, जिस घर की नींव कमज़ोर हो जाएगी वो क्या घर अच्छा बन पाएगा? आज बच्चा शुरू से अशिक्षित हो जा रहा है, ढंग से उसकी नींव मजबूत हो नहीं पा रही, वो क्या पढ़ पाएगा? मतलब इस सरकार की मंशा है कि लोग, एक बड़ा समुदाय, बड़ी संख्या खाली वोट बैंक बन के रह जाएं, मुफ्त का चावल पाएं, मुफ्त का अनाज पाएं और वोट दें और हमको जिताएं। इस दिशा पे सरकार का काम हो रहा है। आप पत्रकार हैं, आप लोग हमारे सहयोगी हैं, आप लोगों को बढ़ चढ़ के इस मुद्दे पे आवाज़ उठाना चाहिए और लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। देखिए, ये आपका कहना सही है कि बढ़ चढ़ करके जो है तो इन मुद्दों पर जो है तो काम करने की आवश्यकता तो है, लेकिन दूसरा एक तरफ आज जी ये भी देखिए कि अगर समझिए वोट देने का अधिकार जो है किसे है? जनता को है। समस्त जनता उस वोट के देने के दायरे पे आती है, जनता का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन ये हमारे कुछ लोगों के चाहने से, सोचने से पूर्ण नहीं होने वाला। इसके लिए सभी को खड़े होना पड़ेगा। नहीं विश्वकर्मा जी, मेरे कहने का मतलब ये है जी कि जब देश अपना आज़ाद था ना, तो उस समय गांधी जी भी थे और गोडसे प्रवृत्ति के भी लोग थे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष गांधी जी और उनके साथियों ने चालू किया। एक व्यक्ति की सोच ने चिंगारी पैदा की और धीरे धीरे करके वो काफिला तैयार हुआ और एक जनसमूह बना और अपना देश आज़ाद हुआ। तो वही ज़रूरत है आज देश के अंदर। हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे करके आज मैं उठा रहा हूँ, मेरे
महामंत्री महोदय आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। धीरे 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 आवाज़ को बढ़ाना होगा और धीरे, मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि धीरे धीरे करके हमारी आवाज़ आगे बढ़ेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आज जी कि खास तौर पर एससीसीएल की मनमानियों को लेकर के, जो क्योंकि प्रबंधन का जो रवैया है काफ़ी, यानी कि कहा जाए कि लगभग इन 2 सालों में जो देखा गया काफ़ी कुछ जो है तो परिवर्तनशील रहा है। दूसरा लालमन जी, एक मुद्दा हमारे सामने और आया था खास तौर पर आमद अनवर तराई को लेकर के, जहाँ पर माइंस के नीचे लोग जा रहे हैं। काम तो एससीसीएल का ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सुविधाएँ नहीं होती हैं। काफ़ी तरफ से उसमें देखा गया कि लोगों को वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो एससीसीएल इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। विश्वकर्मा जी, बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है और इस मुद्दे पे जो है हमारी एससीसीएल सेफ्टी बोर्ड की टीम भी आई। एससीसीएल सेफ्टी बोर्ड की टीम निरीक्षण की, निरीक्षण करने के पश्चात अपना यहाँ से रिपोर्ट जो भी दी, लेकिन आज तक सही बात है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और वहाँ तो स्थिति ये है मजदूर की कि काम क्या करेगा वो, खड़ा अगर हो गया उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मजदूर पसीने से भीग जाता है। अब सोचिए अगर जहाँ पर उसको हवा नहीं मिलेगी तो आदमी को स्वाभाविक है, जहाँ हवा नहीं मिलेगी वहाँ आदमी को घुटन महसूस होगी। 50% कार्य क्षमता तो उसकी चली गई, 50% कार्य क्षमता बची। उस 50% कार्य क्षमता में अगर वो काम किया, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो निश्चित है कि उसकी कार्य क्षमता 0 हो जाएगी। तो 0 कार्य क्षमता में भी बरतराई खदान का मजदूर कार्य कर रहा है अपने खून पसीने को जलाकर। और हम तो कहते हैं कि जो डीजीएमएस के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए, अगर देखा जाए उसके तहत तो डिस्ट्रिक्ट चलने लायक है ही नहीं। अगर उन नियम के तहत अगर वो डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बंद कर देने लायक हो, कतई चलाने लायक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मजदूर को तो भेज दिया आपने, मजदूर तो चला गया, लेकिन जो वहाँ का सेना नायक होता है, वहाँ की जो प्रबंधन होती है, ये उनका दायित्व तो है कि हम अपने सेना का ध्यान रखें, लेकिन वहाँ की जो प्रबंधन है बिल्कुल फेलुअर है। मैं तो ये जानने के लिए प्रयासरत हूँ कि जब आपने शिकायतें दी वहाँ पर, आपके द्वारा बात भी वहाँ पर रखी गई थी कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उस पर प्रबंधन का क्या जवाब था? प्रबंधन का जवाब तो यही था कि ठीक करवाएंगे उसको। तो आज तक हुआ? कभी नहीं हुआ, न ही होगा वो, न ठीक हुआ है, न होने की कोई उम्मीद है। अभी तो हमको जैसी जानकारी मिली कि 1 अप्रैल से बंद, ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट ही बंद कर देंगे। संयुक्त रूप से 3 संगठनों ने एक स्ट्राइक नोटिस दिया था बरतराई के खदान में, उसमें ये भी मुद्दा था। इस मुद्दे के जवाब में वहाँ की प्रबंधन ये बोली कि हम 1 अप्रैल से डिस्ट्रिक्ट बंद कर देंगे। वो भी बराबर चल रहा है, लेकिन वो भी अभी बराबर चल रहा है। बंद क्या करेंगे, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। बंद कर देंगे तो चलाएंगे कहाँ? पहले से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई प्लेस डेवलप करेंगे तब ना, तो उसकी व्यवस्था इनके पास है नहीं। दूसरी चीज़ विश्वकर्मा जी, प्रबंधन जिस तरह से मजदूरों के ऊपर दबाव बनाती है कि आप अगर ओवरमैन हो तो सरदार का काम करो, शॉट फायरर का काम करो, तो क्या इसी तरह से अधिकारियों को भी दबाव बनना चाहिए? इसी तरह का दबाव अधिकारियों पे बनना, समानता का अधिकार रहे तो मजदूर खुशी ये समानता, जो समानता का अधिकार है, देखिए क्या है, ये मतलब कहा जाए किताब के पन्नों तक ही सीमित है। समानता का अधिकार चाहे आप देश में रहने वाले नागरिकों की बात करिए या चाहे किसी की भी बात करिए, समानता का अधिकार सिर्फ कहने और सुनने की बात रह गई है। आज समानता का अधिकार है कहाँ? नहीं तो यही असमानता तो मजदूरों में आक्रोश पैदा करती है। मजदूरों के अंदर यही असमानता या आक्रोश पैदा करती है कि आप एक मजदूर को बोल रहे हो कि आप 2 काम करो, 3 काम करो, तो आप अपने अधिकारियों को बोलो आप कि आप भी उन्हीं मजदूरों जैसा काम करना चालू करो।
अगर ऐसा करना चालू कर दे तो निश्चित है मजदूर उनका अनुकरण करके करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी है वो सारा मजदूरों पे थोपा जा रहा है। आज देखा जा रहा है, अभी आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ एएमसी के जो टेंडर हुए, उस टेंडर में कई सारे काम, खास तौर पर श्रमिक कॉलोनियों के जो होने हैं, उसमें एक सिस्टम लागू किया गया नए सिस्टम पे कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर आपने जारी तो किया, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि हेल्पलाइन नंबर है क्या। भाई आप मुझे बताइए, अगर किसी श्रमिक को प्रॉब्लम है, उसके घर की छत सीपेज कर रही है, या उसके घर के पीछे की नाली साफ़ नहीं हो रही है, या उसके घर का मतलब किसी भी तरह कोई समस्या है, बिजली बोर्ड की समस्या कुछ भी है, टेंडर तो आपने कर दिया, लेकिन अब वो हेल्पलाइन नंबर आदमी कहाँ ढूंढता है? विश्वकर्मा जी, कोयला खदान में 75% लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित लोगों की भर्ती ही होती थी। यहाँ शिक्षित लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोयला खोदना था, तो कोयला खोदने का काम अशिक्षित व्यक्ति करता है, और अशिक्षित व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर इनका क्या जानेगा। और जो जानता भी है अगर हेल्पलाइन नंबर इनका ना फ़ोन करता है तो फ़ोन उठता ही नहीं। ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। 3 या 4 महीने इनका पूरा हो गया, 3 साल का टेंडर है इनका। सिर्फ वो आप अभी जाइएगा कहीं तो देखिएगा ट्रैक्टर लगा होगा और कूड़े कचड़े उठा रहे होंगे, और तो 4-6 महीने से यही चल रहा है। तो ये आप देखिएगा कि इसमें जो है ना काम कम होगा, समय पास होता जाएगा। इसके बाद एक दिन बोल दिया जाएगा कि इसका टेंडर की समय सीमा ख़त्म हो गई। यही होगा, काम कम होगा, काम वही होगा जैसे पहले होता था। लोगों अगर जा करके कंप्लेन करते थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो आ करके लोग देखता था। अभी तो इनके पास है कि वो आप अगर यहाँ कोई कंप्लेन करने जाता है, मजदूर तो यही जानता है, ही नहीं रहे आज मजदूर तो यही जानता है इनको, अधिकारियों को, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्हीं के पास कंप्लेन करने से हमारा काम होता था। इनके पास अगर जाता है तो उनकी कंप्लेन सुनना नहीं है, और वहाँ वो कंप्लेन कर नहीं पा रहा है। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। कंपनी कोई चीज़ है थोप तो देती है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचती कि इसका परिणाम क्या होगा। दूरगामी परिणाम इसका देखना चाहिए। जैसे अभी स्वेप आया, स्वेप के बारे में आपको पता नहीं होगा। ये हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके बेटे का है ये। अभी अरबों खरबों का टेंडर हो गया। केंद्र सरकार के दबाव के कारण आनन फानन में जबरन इसको जो है यहाँ लागू करवाया गया शोक को, जबकि अभी इनका पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं है। कहीं ये गड़बड़ी हो रही तो कहीं वो गड़बड़ी हो रही, कहीं ये गड़बड़ी हो रही है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको थोप दिया गया कंपनी के ऊपर। करोड़ों अरबों रुपए का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से अगर सरकार ही अगर बैटरी ऊपर भ्रष्ट है, तो अधिकारी तो स्वाभाविक है उसी के रास्ते में चलेंगे ही। आयात जी, आपका क्या मानना है इन सब मसलों को लेकर के, ख़ास तौर पर जो अभी नए टेंडर नीतियां जो चल रही हैं? हेल्पलाइन नंबर जो है तो दे दिया गया, अब मजदूर क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि कालरी बेल्ट में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं पर जो है तो परेशान होते हैं। रोज़ दिनचर्या अपना जो है तो उनका वही है कि सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, शाम को घर वापस आ रहे हैं, बिजली व्यवस्था तक ठीक ठाक नहीं मिल पाती है। बिल्कुल विश्वकर्मा जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो आपने बोला है। ये सीएम हेल्प लाइन जैसा एक नंबर दे दिया गया है कि कर्मचारी उस पर फ़ोन लगे तो ठीक नहीं लग रहा है, परेशान हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको इसका एक सीधा सा कारण मैं बता दूँ। क्या होता है, जैसे अपनी मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को इस देश की कमान सौंप रही है और सौंप चुकी है। आप नाम जानते हैं, हर बच्चा नाम जानता है कि इनको सौंपा जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है धीरे धीरे कर। उसी तरीके से चुनिंदा ठेकेदारों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर खोला गया है। पहले कोई भी वर्क ऑर्डर होता था, कोई भी काम होता था, उसमें हर यूनियन की क्षेत्रीय वेलफेयर बोर्ड टीम निरीक्षण करती थी, ठेकेदार
और प्रबंधन और यूनियन मिलके उसमें निरीक्षण करता था, काम उचित होता था, वेलफेयर बोर्ड सदस्य उसमें सिग्नेचर करते थे, हस्ताक्षर करते थे, तब उस ठेकेदार का बिल पास होता था। अब ये सारी प्रक्रियाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाना है, बस यही कारण है। जो नीति ऊपर चल रही है वही नीति फॉलो करवाई जा रही है छोटे छोटे दफ्तरों में। उसी में हमारा एक कोल इंडिया भी आता है तो अधीनस्थ अंडरटेकिंग कंपनी है, मंत्रालय बना हुआ है, तो कोल मंत्रालय से जो निर्देश दिशा निर्देश जारी होते हैं, एडवाइजरी जारी होती है, उस आधार पे काम होते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि भाई क्यों नहीं करवाएंगे आप इंस्पेक्शन, जब वेलफेयर बोर्ड सदस्य बने हैं निरीक्षण करने के लिए, आपके कार्य के लिए, सिविल के वर्क के लिए, तो आप निरीक्षण क्यों नहीं कराएंगे? आज साल भर से निरीक्षण बंद है, मनमाही जंग से काम ठेकेदार कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका बिल पास कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि यूनियन के नुमाइंदों को पहले तो वर्क आर्डर की कॉपी दी जाती थी, अब तो वो वर्क आर्डर की कॉपी भी देना बंद कर दिए कि कहीं पत्रकारों को न दे दें, कहीं आरटीआई न लगा दें, कहीं पूछताछ न कर लें। सारा माजरा एक है कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देना ये एक ट्रेंड बन चुका है देश के अंदर, और उसी आधार पर सब कुछ हो रहा है। कई सारे सिस्टम और भी हैं, ख़ास तौर पर मैनेजमेंट को लेकर के, और दूसरा कोल इंडिया को लेकर के, जहां पर कई नियम कानून ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है कि विशेष चर्चाओं का जो मुद्दा है उसे रखना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवर्तनशील नियम जो सामने लाए जा रहे हैं। इस पर एक लेबर फोर कोड करके कुछ सिस्टम आया, तो उसको हम अगली कड़ी पे, अगली बार जब हम बैठते हैं तो ये सारी चीज़ों को जो हम सामने रखते हैं, ताकि पब्लिक भी समझे इन चीज़ों को, बिल्कुल, और मजदूर भी खास तौर पर समझे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। बिल्कुल कर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को, मजदूरों को की जो भी समस्याएं हैं, आप खुल करके कम से कम उनका साथ दे रहे हैं मजदूरों का, और मजदूरों की समस्याओं को उठा रहे हैं। इसके लिए मैं एटक श्रम संघ की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक संघर्षशील पत्रकार होने के नाते मजदूरों की समस्याएं को हमेशा उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा आपने कहा लालमन जी, तो हमारे देश की अथा और व्यथा अब कथा सब कुछ देखिए किसान और मजदूरों से ही है, बिल्कुल, और हम भी उन्हीं के घर से हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम अगर आज मुझे नहीं है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में हर किसी को होना है। तो ये मेरा कोई सुझाव नहीं, बल्कि प्रयास हमें ख़ास तौर पर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की एक जो उम्र होती है, भाई हमने भी अपनी उम्र में जो है तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, आज कुछ नहीं, तो हमने कहा कि चलो परिवर्तन का रास्ता ही सही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चाएं, और इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।